ऐसा मानते हैं कि महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले जो है भाषा के बारे में कोई बात कही थी। उन्होंने महाभाष्य में एक श्लोक है जिसका एक चरण है कि व्यक्ता वाची वर्णा ऐसा त इमे व्यक्तवाच। संस्कृत मेरी उतनी अच्छी नहीं है, तो अगर कुछ गड़बड़ हो तो आप सुधार दीजिएगा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो वाणी वर्णों में व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। सीधी सी बात, जो वाणी वर्णों में व्यक्त होती है, वर्णों का अर्थ रंग नहीं, क्योंकि वर्ण का एक अर्थ रंग भी होता है। वर्ण का अर्थ क्या है? वो वर्णमाला वाला वर्ण, जिसे आप अक्षर कहते हैं कि वाणी, लेकिन कंडीशन लगाया कि वो वाणी किस में व्यक्त होती है? वर्णों में, यानी कि अक्षरों में व्यक्त होती है, तो उसे जो है भाषा कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु की एक बहुत ही प्रचलित और साधारण सी भाषा है, भाषा की परिभाषा है। आप में से कितनों ने जो है कामता प्रसाद गुरु की किताब देखी है? माना जाता है कि हिंदी की शुरुआती और उसका एक प्रमाणिक व्याकरण है। कभी आप लोगों ने पलटने की कोशिश की? नहीं की, करनी भी नहीं चाहिए। क्यों करेंगे? इतनी सारी किताबें बाज़ार में मिलती है व्याकरण की। वासुदेव नंदन बाबू की है और किसकी किसकी है, रति मेहरोत्रा की है, वचनदेव कुमार की भी है। साहित्यकारों ने भी व्याकरण की किताब लिखी है, लेकिन बहुत बार हमारी वहाँ तक पहुँच होती नहीं। तो कामता प्रसाद गुरु ने अपनी किताब में, क्या नाम है उनकी किताब का? हिंदी व्याकरण। उसमें लिखा कि भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है। साधन का मतलब एक वे है, एक मीडियम है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार, जिसका सहारा लेकर मनुष्य क्या करता है? अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है अच्छी तरह। भाषा एक माध्यम है, भाषा एक साधन है, एक मीडियम है। भाषा के सहारे हम कुछ और नहीं करते, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को दूसरों पर क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। अगर भाषा हमारे पास न हो तो हम प्रकट ही नहीं कर पाएंगे। और जब भाषा की परिभाषा पढ़ रहे हैं तो यहाँ ज़्यादातर उस भाषा का मतलब है जिसे लिखा जा सके। सुनने के लिए तो बहुत सारी भाषाएं सुन सकते हैं आप, बोलने के लिए भी बोल सकते हैं, बहुत सी ध्वनियाँ हैं जिसे बोला जा सकता है, निरर्थक भी होती हैं, सार्थक भी होती हैं। कहा कि कर सकता और दूसरों के विचार आप स्पष्टतः समझ सकता है। श्याम सुंदर दास ने अपनी किताब, नाम बताइए? श्याम सुंदर दास ने अपनी किताब साहित्यलोचन है, भाषा विज्ञान, श्याम सुंदर दास की भी किताब है और भाषा विज्ञान के नाम से है। शुरुआती दिनों की किताब है। ये वही श्याम सुंदर दास बीए हैं। हाँ, तो कहा कि मनुष्य और मनुष्य के बीच। अब देखिए, पहले में क्या था? कहा कि वर्णों से जो वाणी व्यक्त हो, पतंजलि ने कह दिया कि वो भाषा है, ठीक। उसके लगभग हजारों हजार साल बाद कामता प्रसाद गुरु ने कहा कि देखिए भाई, भाषा एक साधन है। वो बस क्या है? अपने थॉट्स, अपने विचार को एक्सप्रेस करने का एक साधन है, और उसमें जो है हम दूसरों पर अपने विचार प्रकट करते हैं और उसके विचार समझते हैं। श्याम सुंदर दास ने कहा, इतनी ही बात कही कि मनुष्य और मनुष्य के बीच। तो यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट किया कि आप भाषा का अर्थ मनुष्य और मानवेतर के साथ मत लीजिए, क्योंकि मानवेतर समाज की भाषा और मनुष्य की भाषा में फ़र्क है। मानवेतर भाषा के साथ बहुत सारे कंडीशंस जुड़े हुए हैं, जैसे पशु पक्षियों की भाषाएं
ऐसा माना जाता है कि अपरिवर्तनशील होती हैं। वो एक ज़माने से, आज जिस ध्वनि में वो बात कर रहे हैं, एक ज़माने पहले भी वो उसी ध्वनि में बात कर रहे थे, लेकिन मनुष्य की ऐसी नहीं है। इसलिए कंडीशन लगाया कि जिस भाषा की बात हम कर रहे हैं या जिसकी परिभाषा दे रहे हैं, वो मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मत का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। वस्तुओं की इच्छा, उसमें एक टर्म लगा दिया और कहा कि क्या है, मति का आदान प्रदान करने के लिए, लेकिन एक चीज़ उसमें जोड़ दी, ध्वनि संकेत। जिन ध्वनि संकेतों का सहारा लेते हैं वही ध्वनि संकेत क्या कहलाते हैं, भाषा कहलाते हैं। इसी के बाद एक और विद्वान हुए, आप जानते ही होंगे, नलिनी मोहन सान्याल। नलिनी मोहन सान्याल की भी किताब है भाषा विज्ञान, और उन्होंने कहा कि अपने स्वर को विविध प्रकार से संयुक्त तथा विन्यस्त करने से उसके जो जो आकार होते हैं उनका संकेतों के सदृश व्यवहार कर अपनी चिंताओं को तथा मनोभावों को जिस साधन आदि आदि, मतलब उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बात जोड़ी कि अपने स्वर को जब हम विविध प्रकार से अलग अलग तरीके से संयुक्त एक जगह ला करके या विन्यस्त जब उसको हम अलग अलग करके क्या करते हैं, अपने विचार जो है या विचारों को जो जो आकार देते हैं और वो आकार जिन जिन संकेत चिन्हों से आता है वो सब भाषा के दायरे में आते हैं या उसे भाषा कहते हैं। मंगलदेव शास्त्री ने भी एक परिभाषा दी, भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणों उपयोगी शरीर अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करता। मैं थोड़ा जटिल शब्दावलियाँ जटिल कर दी, कुल मिला के यही था कि विचारों को व्यक्त करने का साधन ही भाषा कहलाता है, और ये जो विचार हैं ये ध्वनि संकेतों से आते हैं, ध्वनि संकेतों का आदान प्रदान ही भाषा है। फिर इसमें अगर ज़्यादा जोड़ेंगे तो ये जोड़ेंगे कि ये जो ध्वनि संकेत होते हैं, ये ध्वनि संकेत से जो शब्द बनते हैं वो शब्द या तो यादृच्छिक होते हैं या रूढ़ होते हैं, और ये कहते हुए लगभग लोग जाएंगे। जैसे मैं एक दो परिभाषा और पढ़ देता हूँ ताकि आप देखिए कि बाबूराम सक्सेना ने अपनी किताब सामान्य भाषा विज्ञान में लिखा कि, मैं बस बता रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं है, ये सब कुछ कपिल देव द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने सब नोट कर दिया है क्रमशः। बस ये जानिए, पढ़ करके देखिए, फ़ोटो खींच करके आप ले लीजिएगा, न भी लिखिएगा तो उतार करके समय जाया मत करें कि किन किन लोगों ने भाषा विज्ञान पे किताब लिखी और उन्होंने क्या क्या शुरुआती दौर में परिभाषाएं दी। जैसे बाबूराम सक्सेना ने कहा कि जिन ध्वनि चिन्हों, फिर वही आ गया। इसलिए जब आपको किसी भाषा वैज्ञानिक की परिभाषा याद पड़े तो लिखिए, अच्छी बात है, एक आध की याद कर लीजिए, लेकिन उसे आप अपनी तरह से एक्सप्लेन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। भाषा विज्ञान का पर्चा ऐसा है, या जिसे आप लिंग्विस्टिक कर रहे हैं, बायलिंगुअल लिखिए तो और अच्छा है। आप अंग्रेजी भी लिखिए, आप हिंदी भी लिखिए, आप कोड करते चलिए, चूँकि टेक्निकल पर्चा है, आप फिगर्स बना सकते हैं। भाषा विज्ञान का पर्चा बमुश्किल से 15 से 16 पेज में पूरा ख़त्म हो जाता है, सबसे कम लिखने वाला पर्चा होता है, टेक्निकल पर्चा होता है, इमेजेस का सहारा लेना पड़ता है, कई आंसर्स में कई तरह के इमेजेस बनाने पड़ेंगे, धीरे धीरे आगे चल के आप देखेंगे। तो आप अपने शब्दों में लिखिए, बस एक आध जो भी परिभाषा आपको अच्छी लगती है रखिए, उसका अगर बायलिंगुअल फॉर्म मिलता है वो रखिए और उसके हिसाब से एक्सप्लेन करते चलिए। तो वो यही कहते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, आदान प्रदान करता है, वो भाषा कहलाती है। उसी तरह से प्रोफेसर गुणे ने कहा कि भाषा हमारे विचारों और मनोभावों के उन चिन्हों का पूर्ण योग है। सीधे कह दिया कि विचार और मनोभाव। अब ये देखिए, अभी तक विचार चल रहा था, गुणे ने क्या कर दिया कि उसमें मनोभाव ला दिया, कहा कि ये केवल थॉट्स का मामला नहीं है, थॉट्स के साथ साथ ये इमोशन का मामला है। तो जो परिभाषा चल रही थी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया, विचार को अब ले जा कर के भाव केंद्रित कर दिया। इसलिए गुणे की किताब ही थी एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव फिलोलॉजी, क्योंकि पहले लिंग्विस्टिक को फिलोलॉजी के नाम से ही जाना जाता था, उसका पुराना प्राचीन नाम यही था, बाद में लिंग्विस्टिक में कन्वर्ट हुआ। तो गुणे ने कहा ही कि लैंग्वेज इन इट्स वाइडेस्ट सेंस मीन्स
Therefore, the sum total of such signs of our thoughts and feelings as are capable of external perception and as could be produced and repeated at will, ऐसा कह के कहा, जिसकी हिंदी मैंने अभी आपको बताई कि उन्होंने विचार के साथ भाव को भी जोड़ दिया और उसकी अभिव्यक्ति पर बल दिया। भोलानाथ तिवारी ने अपनी किताब में भाषा विज्ञान, जो कि इनकी भी किताब का टाइटल भाषा विज्ञान ही था, और जाहिर सी बात है कि बाबूराम सक्सेना इन लोगों के बाद में ये किताब आई थी। आप जिस विश्वविद्यालय के जिस विभाग में पढ़ रहे हैं, हिंदी विभाग में, ये दरअसल भाषा का ही स्कूल था। दो पुराने गढ़ थे, एक इलाहाबाद और एक बनारस। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को आलोचना के लिए जाना जाता है। वो शुरू से ही क्रिटिसिज्म का सेंटर था, वो साहित्यिक आलोचना का, और इलाहाबाद के हिंदी विभाग को जो है भाषाई योगदान के लिए जाना जाता है। ये शुरू से ही लैंग्वेजेस के जो रिसर्च थे उससे सेंटर्ड था। इसलिए आप देखिए कि धीरेन्द्र वर्मा के बाद उसकी परंपरा में ही उदय नारायण तिवारी यहीं हैं, भोलानाथ तिवारी यहीं हैं, हरदेव बहारी यहीं हैं, एक से एक भाषा पर, बाबूराम सक्सेना वगैरह लोग इस विचार से जुड़े हुए। तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने भाषा को लेकर के काम किया। खैर, तिवारी जी इतनी बात कहते हैं कि भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निश्रित सार्थक ध्वनि प्रतीक है। अब यह समष्टि है, ये जोड़ देते हैं कि मनुष्य के मुख से, मनुष्य सब कहते आ रहे हैं, अब उन्होंने कहा कि मुख से जो ध्वनि आए वही भाषा है, और कहा कि सार्थक हो वो भाषा है। इस तरह की परिभाषाएं दी गई। पाश्चात्य विद्वानों की जिनकी चर्चा हम कर रहे थे, जिसमें से ब्लॉक और ट्रेगर की परिभाषा कल हमने देखी थी, एक परिभाषा और देखी थी हेनरी स्टेनवे की, और एक परिभाषा जो है वो ब्रिटानिका की देखी थी, विश्वकोश की। तो उन लोगों ने भी भाषा को परिभाषित करते हुए, जैसे कि मैक्स मुलर ने भाषा को परिभाषित करते हुए लिखा था, और उन्होंने कहा था कि जिसका अनुवाद हेमचंद जोशी ने किया है, मैक्स मुलर भाषा विज्ञान पर भाषण के नाम से। तो वो कहते थे कि भाषा और कुछ नहीं है, केवल मानव की चतुर बुद्धि। अब देखिए इसमें चतुर लगा दिया, एक लगाया मानव, दूसरा लगाया चतुर, बुद्धि द्वारा आविष्कृत मतलब आविष्कार की गई एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता से, तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं। लगा दिया क्या कि मनुष्य लगाया, मनुष्य के साथ लगा दिया चतुर बुद्धि लगाया, क्योंकि मूर्खों के पास भाषा नहीं हो सकती, या मूर्ख भाषा का आविष्कार नहीं कर सकते, ऐसा ये है। ये थोड़ा सा सामंती टाइप का है, जो बर्बर और असभ्य कहते थे उस टाइप के का धाक लिए हुए है। उन्होंने ये कह दिया, आगे जोड़ा कि जो चाहते हैं कि इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में करना उचित है। द्वारका प्रसाद सक्सेना कहते हैं कि क्रोचे ने भी भाषा को डिफाइन किया। ये वही क्रोचे जो पाश्चात्य समीक्षा वाले पेपर में आप पढ़ के आए थे, और क्रोचे ने आप में से बहुतों को रुलाया होगा। बहरहाल, तो कहा कि क्रोचे ये कहता ही है कि लैंग्वेज इज आर्टिकुलेट, लिमिटेड, ऑर्गेनाइज्ड साउंड इम्प्लॉयड इन एक्सप्रेशन। छोटी सी परिभाषा बनाई है उन्होंने कि भाषा उस स्पष्ट, साफ, सीमित बिल्कुल तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है, जिसकी नियुक्ति अभिव्यंजना के लिए, अपने को अभिव्यक्त करने के लिए होती है, और ये सीमित होती है, सुसंगठित होती है, आदि आदि होती है, ऐसा कहा। उसके बाद ब्लैक और ट्रेगर पर बात हो ही गई थी, ब्रिटेनिका कोष पर बात हो ही गई थी, कई लोगों ने इसकी परिभाषाएं दी। कुल मिलाकर के देवेंद्रनाथ शर्मा ने भोलानाथ तिवारी ने अपनी किताब में ये निष्कर्ष निकाला कि आप भाषा की जो भी परिभाषा पढ़ लें, पढ़ते हुए अंततः कहाँ पहुँचते हैं कि भाषा क्या है। इतनी परिभाषाओं से गुजरने के बाद आप जब पहुँचते हैं तो आपको क्या लगता है कि भाषा क्या है।
तो वो कहते हैं पहली बात कि भाषा वक्ता के विचार को श्रोता तक पहुंचाती है, यानी कि पहुंचाने का एक साधन है। और ये जो संबंध है ये बिल्कुल पलटता रहता है। एक समय हम वक्ता होते हैं, आप श्रोता हैं। एक समय ऐसा आएगा कि आप वक्ता होंगे, हम श्रोता होंगे। तो विचार विनिमय का ये साधन है परस्पर। फिर कहते हैं कि भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के उच्चारण अवयवों से निश्चित होती है। भाषा के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। अगर आप एक निश्चित प्रयत्न नहीं करेंगे और अगर आपके पास कोई वोकल कोड नहीं है तो भाषा एक्सप्रेस नहीं होगी। निश्चित प्रयत्न मतलब जैसे बचपन में आपको ना सिखाई जाए भाषा तो क्या होगा, आपके पास भाषा आ जाएगी, सुनते सुनते आ सकती है। लेकिन वो ठीक वो प्लेटो वाला और वो जो पॉलिटिकल साइंस वाली थ्योरी अप्लाई की जाती है कि एक कोने में ले जा करके बंद करके रख दिया जाए और 5 साल 10 साल बाद निकाला जाए, तो कौन सी भाषा होगी आपके पास? कोई भाषा नहीं होगी। अगर आपके पास कोई ध्वनि नहीं पहुंच रही तो कोई भाषा ही नहीं होगी। तो प्रयत्न करके सीखते हैं हम, धीरे धीरे स्कूलों में सीखते हैं, घर परिवार में सीखते हैं, मातृभाषा सीखते हैं, फिर बाहर की भाषा सीखते हैं, फिर यहाँ सीखते हैं। फिर हमें अगर कोई और भाषा फॉरेन लैंग्वेज सीखनी हो तो हम अदर डिपार्टमेंट में जाते हैं, उसके अल्फ़ाबेट्स, उसका पूरा का पूरा जो है स्वर स्वनिम ये सब सीखते हैं। तो प्रयत्न हुआ कि इसके लिए प्रयत्न किया जाता है। और फिर कहा कि इस प्रयत्न में यह भी तय है कि उच्चारण अव्यय काम करे और वहाँ से ये निश्चित होती है। जैसे वो कहते हैं कि चुटकी बजाना, ताली बजाना, इनसे भी ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। लेकिन क्या इसे हम भाषा की श्रेणी में रख सकते हैं? हालांकि चुटकी बजाना, ताली बजाने के भी अपने अपने अर्थ हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं है कि जो अर्थ हम लगा रहे हैं सामने वाला वही अर्थ लगा ले। तो कहा कि इसे भाषा की श्रेणी में नहीं रखेंगे। फिर वो कहते हैं कि भाषा में जितनी ध्वनियाँ हैं वो सार्थक होती हैं, किंतु उनके भावों या विचारों में कोई सहजात संबंध नहीं होता, यह यादृच्छिक होता है, यानी कि आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स की तरह होता है। आप इस पर बहुत तर्क वितर्क नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने कहा कि साहब आप ये कहिए कि काला को काला क्यों कहा पहली बार किसी ने, अब खोजिए, सर्च करिए तो क्या मिलेगा। कौवा को कौवा ही क्यों कहा, दिन को दिन ही क्यों कहा, रात को रात ही क्यों कहा, खोजिए तर्क। अब कहेंगे भाई कहा तो कहा, अब किसने कहा, कब कहा, पहली बार कहा, कहा कैसे कहा, और इसका अर्थ यही क्यों हुआ, कोई और क्यों नहीं हुआ। अब ये संकट है। लेकिन कमाल देखिए, अब इसको थोड़ा सा मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ। शास्त्रों ने ये कहा भाषा के बारे में या शब्द के बारे में, हम भाषा पर आ रहे हैं तो शब्द पर भी आते हैं। कायदे से शब्द विज्ञान पढ़ाते हुए इस पर जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं मेरा नंबर शब्द पर आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं शब्द से पहले ही जो है ये बात रख देता हूँ। तो कहा गया शास्त्रों में और हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने कहा कि शब्द ही ब्रह्म है। आज जब हम इस वाक्य को सुनते हैं कि शब्द ही ब्रह्म है तो क्या लगता है, ब्रह्म है क्या, शब्द सच में ब्रह्म है? और ब्रह्म तो आप जानते हैं कि एक अद्वितीय, एक पारलौकिक और एक जो है ऐसी सत्ता, एक ऐसी शक्ति जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि सारी की सारी सृष्टि उसी की है। यानी कि शब्द की सत्ता इतनी बड़ी है या शब्द की सत्ता इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है कि वो ब्रह्म के समानांतर या ब्रह्म के समतुल्य जाकर के खड़ी होती है। ये बात ठीक है? अगर ये बात ठीक है तो फिर क्या यह तय किया जा सकता है या इसे समझा जा सकता है कि जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि थे उनके पास जो शब्द थे और जिन शब्दों का वो प्रयोग करते थे, उनके पास इन शब्दों के प्रयोग से एक अधिक ब्रह्म के शक्ति के बराबर की शक्ति होती थी या होती रही होगी। इसलिए तो उनके मुख से अगर 2 शब्द निकल जाए तो वो वरदान हो जाए और वही अभिशाप भी हो जाए। अगर आप पर कुपित होकर के आपके सामने 2 शब्द निकाल दे तो अभिशाप हो जाए, प्रसन्न होकर 2 शब्द निकाल दे तो वरदान हो जाए। और वो लगता भी था, फल जाता था। आज हम यहाँ बैठे बैठे निकालते रहे
कहा था कि जाइए आपका कल्याण होगा, जीवन में बहुत सफल होंगे, एकदम साक्षात एकदम शीर्ष पर पहुंच जाएंगे। 10 साल बाद लौटेंगे, कहेंगे गुरुजी सब बेकार, आपकी वाणी में कोई दम नहीं है। कहेंगे जाओ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो कोई बच्चा उधर से आएगा और कहेगा, लोक में एक कहावत है, लेकिन उस कहावत का एक शब्द बहुत खराब है, लेकिन कहते हैं कि डॉट 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 के सरापला से घिरस के बैल मरी। सुने ना, मतलब कोई मजदूर अगर है वो अपने मालिक को श्राप भी दे कि जाओ बहुत बेकार हो और तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तो क्या ऐसा होता है? नहीं होता। तो ऐसा नहीं होता तो फिर क्या? अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब है कि शब्द की वास्तविक सत्ता काम नहीं कर रही है। हम शब्द उच्चारित तो कर रहे हैं, लेकिन शब्द की जो ताकत है, जो उसका सामर्थ्य है, वो प्रभावशाली नहीं है। जब किसी ने शब्द को ब्रह्म कहा होगा तो उसकी पूरी की पूरी ताकत, उसकी संभावना और उसके तमाम जो सामर्थ्य या उसका जो दायरा था, उससे अवगत होकर के ही उसे कहा होगा। जब शब्द सच में इतने ताकतवर रहे होंगे, लेकिन धीरे 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 वह क्षीण होता गया। इसीलिए शिक्षा का जो प्राचीन अर्थ है, जिसका कि हमने आजकल अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर रखा है एजुकेशन, पढ़ा लिखा होना, ये नहीं है। शिक्षा जो शब्द है उसमें भी एक तरह से, ये तो नहीं कहूँगा कि उसका अर्थो अपकर्ष हो गया है। भाषा विज्ञान की शब्दावली में कहेंगे तो उसका अर्थो उत्कर्ष ही हुआ है। अर्थो उत्कर्ष मतलब मीनिंग का और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाना, विस्तृत हो जाना, और अर्थो अपकर्ष मतलब मीनिंग का संकुचित हो जाना, एकदम नैरो हो जाना। जैसे कि किसी ज़माने में कहते थे महाराज पधार रहे हैं। भाई महाराज कितनी बड़ी चीज़ होती थी। आजकल क्या है, मेस के बावर्ची को महाराज कहते हैं। महाराज क्या बनल हो आज? ये हुआ संकोचन, अर्थ संकुचन। इसी तरह किसी ज़माने में आज कहते हैं मृग, मृग मतलब हिरण, अर्थ संकुचन। किसी ज़माने में मृग संपूर्ण पशु को, जानवरों के लिए कहते थे। तो ये तो हुआ क्या कि इसी तरह से शिक्षा शब्द के साथ भी हुआ। शास्त्र कहते हैं कि शिक्षा का जो अर्थ है वो एजुकेशन नहीं, शिक्षा का अर्थ होता है शुद्ध उच्चारण, और शिक्षक का अर्थ होता है जो शुद्ध उच्चारण कर सके। अब कसिए इस कसौटी पर, पता चलेगा कि आधे से ज़्यादा तो भर भरा के गिर जाएंगे, इधर से भी गिरेंगे इधर से भी गिरेंगे। आप कहिए कि मैं शिक्षित हूँ, और पता चले कहिए कि शिक्षित हूँ, कहिए शिक्षित हूँ, शिक्षित हूँ मैंने सब काम कर लिया है, मैंने बिल्कुल कोशिश की है। अब कहते जाइए, और लोग कहते भी हैं। और कहिए तो क्या होगा, ये क्या हो रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? एक भी शब्द का उच्चारण आपके पास ठीक नहीं है, लेकिन बल्कि यह भी ठीक नहीं है कि आप ये कह सके कि मैं शिक्षित हूँ, और शिक्षित को जो है शिक्षित हूँ, ये भी कहते हैं लोग। जैसे कक्षा को कक्षा कहते हैं, कक्षा कक्षा, ऐसे कहने में भी उनको संकोच नहीं होता है। तो पुराने ज़माने में ये कहा गया कि शब्द ही ब्रह्म है, तो उसमें ये भी है कि शिक्षा क्या है, शुद्ध उच्चारण है, और शिक्षक क्या है, जो शुद्ध उच्चारण करने वाला है। तो ऐसे में शिक्षक कोई बाउंड्री लाइन नहीं है कि जो इधर है वही शिक्षक कहलाएगा, जो इधर है वह भी शिक्षक कहलाएगा। कमाल देखिए कि भाषा के इस पूरे के पूरे सिस्टम का, कि जो हमारे आचार्य थे, आचार्य कहना ठीक नहीं होगा, मतलब जो हमारे पुरखे पुरनिया थे, वो सारे के सारे कितने चतुर थे। जैसे कि कुछ शब्द उन्होंने उठाए, जैसे कि कुछ ध्वनियाँ उन्होंने ली, पूरा का पूरा वोकल कोड का सिस्टम लीजिए। जैसे कि आप कभी कभी किताब उठाते होंगे तो रटते होंगे कि घोष किसे कहते हैं, अघोष किसे कहते हैं, अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं। मरे जा रहे हैं वर्ग का दूसरा, चौथा, महाप्राण वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, अल्प प्राण तो इससे पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा, चौथा, चौथा, और पता लगा एग्जाम में भूल गए। अरे भाई बात तो इतनी ही थी कि क, ख, ग, घ, च,
छ झ, इतनी तो बात थी। बचपन से पढ़ाया गलत सिस्टम। आकार आ, छोटी ई, बड़ी ई, अरे मारा चौपट कर दिया। जब कहा कि छोटी ई और कहा कि बड़ी ई तो बचा क्या? आ ई उ ए ओ ये सिस्टम फॉलो करके देखिए तो भाषा का आनंद है। इसीलिए कहा कि घोष अघोष कर रहे हैं, स्वर तंत्रिकाएं झंकृत होती है, झंकृत होती है, झंकृत होती है, घड़ी गिर मत जाना यार, झंकृत होती है, झंकृत होती है। अरे कभी यहाँ पर जैसे डॉक्टर यहाँ रख के देखते हैं ऐसे करके तो समझिए कि सिस्टम गायब। तो आप कभी यहाँ रख करके देख लिए होते, कंठ पर केवल टीका लगाने के लिए नहीं होता है, कंठ कुछ और के लिए भी होता है, रख के देख लिए होते और बोल करके देखते क ख ग घ, तो आपको सीधे पता चलता कि स्वर तंत्रिकाएं कहाँ झंकृत हो रही हैं, कहाँ नहीं हो रही हैं, ये पता चल जाता। ये आसान सा मामला था। यानी कि पूरा का पूरा वोकल सिस्टम एक साइंटिफिक पैटर्न है। अगर आप उस साइंटिफिक पैटर्न को समझ रहे हैं तो आपको रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कहाँ से आ रहा है, सीधे हाथ रखिए कि क च च च, यहाँ से च च च च च ट ट ट ठ ठ ठ ठ ठ ट ठ ठ ठ ठ। मैं जब पढ़ाता था कोचिंग में बिहार में तो छठी सातवीं में ही ये सब पढ़ा देता था ऐसे ही। तो कई बार पढ़ाते तो लोग सोचते कि मास्टर साहब को क्या हो गया है? लेकिन आप सोचिए कि अगर आपके शिक्षक प्रैक्टिकली करके बताए होते तो ये रचने की नौबत ही। तो आप केवल देखिए कि वोकल कोड कितने हैं, प प फ ब, सीधे। न संस्कृत का श्लोक रटिए न हिंदी का पैटर्न रटिए। च च च च ट ट ट ट त 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 त, अ आ ई ये सब आ जाएगा। ए ओ मूल स्वर याद रखिए, मूल स्वर में जो दो स्वर मिला करके दीर्घ बनते हैं, दीर्घ स्वर याद रखिए। एक का उच्चारण मालूम है, दूसरा उसके साथ संयुक्त है, बस पता चल जाएगी कौन कंठोष्ठ है कौन कंठदंष्ट है, क्या है नहीं है। खैर ये थोड़ा सा इधर चला गया। मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि भाषा विज्ञान का ये जो बिल्कुल बेसिक पैटर्न है वोकल कोड, वो प्रैक्टिकल है। वो उसे आप रटेंगे किताबों में और जब तक उसे करके नहीं देखेंगे, आप छोड़िए ना, मत याद करिए। परीक्षा में पूछ रहा है कि द का उच्चारण स्थान क्या है, क्या ही जरूरत थी। द द द द त थ त थ द, सीधे दंत आ गया ना। पूछ रहा है कि फ ब का क्या, ब ब ब, हो गया। यही है ना, ऐसे करके देखिए। खैर मैं कहीं और था, वहां वापस आता हूं। तो कहा कि शब्द ही ब्रह्म है। तो हमारे पुरानियों ने कहा, जैसे पुरानियों ने कहा काला, काला उजला, दिन रात। क्या कमाल है कि ऐसे शब्दों को लेकर के देख लीजिए, अगर आप उनका ठीक 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 उच्चारण करते हैं तो एकदम से जैसे कि उनका अर्थ खुलता चला जाएगा। पता नहीं उनको भाषा विज्ञान मालूम था कि नहीं था, भाषा के नियम मालूम थे कि नहीं थे, लेकिन उन्होंने यादृच्छिक ही सही, बगैर किसी कॉज के, बगैर किसी कारण के, जिस चीज को जो नाम दिया, जैसे पत्थर को अगर पहली बार पत्थर कहा होगा तो पत्थर कहते ही आप देखिए कि जो है पत्थर 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 कहा होगा कोमल कोमल कोमल। जैसे ही कहेंगे दिन, आंखों के आगे एक प्रकाश आएगा। जैसे ही कहेंगे रात, लगेगा हृदय बैठ गया। जैसे ही कहेंगे उजला, आकाश की तरफ निगाह उठेगी। जैसे कहेंगे काला, लगेगा अतल में जा रहे हैं। इससे समझने की कोशिश करिए कि शब्द चाहे यादृच्छिक हो, लेकिन शब्दों की निर्मिति की जो प्रक्रिया थी वो क्या है, वो अद्भुत है, अपूर्व है।
और जब इन शब्दों के सहारे जो वाक्य विन्यास बने, जो वाक्य बने, उन वाक्यों ने क्या किया, सच में शब्द को इतनी महिमा, इतनी ताकत दी कि शब्द ब्रह्म कहला सके। इसलिए कहा जाता है और कहा भी गया है शास्त्रों में कि शब्दों की मितव्ययिता होनी चाहिए। एक अच्छा व्यक्ति शब्द खर्च नहीं करता, क्योंकि आपको पता है कि किए गए शब्द जो खर्च आप कर रहे हैं, शब्दों के को खर्च करने में एनर्जी जाती है। ये आपको नहीं पता होगा, वो हमारे जैसे लोगों को पता होगा। जब हम कहते हैं कि साहब 3 क्लास पढ़ा लिए ना, तो फिर रात में तो फिर पूछिए मत, खाना दीजिए या ना दीजिए, नींद आ ही जाएगी। तो क्यों आ जाएगी? क्योंकि हम तो ऐसे ही शब्द खर्च किए जा रहे हैं। इसलिए हमारे जैसे शब्द खर्च करने वाले को आधुनिक समय में कुछ कुछ होता भी है। बहरहाल उसको छोड़िए। तो मैं क्या कहना चाह रहा था? मैं ये कहना चाह रहा था कि एक भी शब्द व्यर्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमाल की बात है कि ये जो वोकल कोड है और इससे जो सिग्नल्स बाहर आते हैं, ये अनंत काल तक अंतरिक्ष में चक्कर काटते हैं। अनंत काल तक आप जिस भी शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, जो भी शब्द आपके मुख से निकल गया, समझिए कि अंतरिक्ष में चक्कर काट रहा है। इसीलिए वैज्ञानिक इस दिशा में भी काम कर रहे हैं कि अंतरिक्ष में चक्कर काट रहे शब्दों को भी क्या डिकोड किया जा सकता है कभी, और कभी डिकोड हो गया तो फिर सोचिए आप अपना अपना हश्र कि कौन कौन से शब्द आपने बोले हैं, कब कब बोले हैं, वो कैसे कैसे लौट करके आपके पास आएंगे। सोच लीजिए, हम भी सोच ले, जरूरी थोड़ी है कि हम जो है एकदम साफ सुथरे हैं। सबको ही सोच ले तो कितना बवाल मचेगा जब डिकोडिंग कर की जाने लगेगी सारी की सारी भाषा। खैर, तो इसीलिए शब्द की अपनी महिमा है, शब्द की अपनी सत्ता है, शब्द का अपना सामर्थ्य है, और यही वजह है कि शब्द को किसी ज़माने में ब्रह्म कहा गया था। और उच्चारण में बड़ी ताकत है। एक भाषा का जो सबसे बड़ा सौंदर्य है वो है उसका उच्चारण। अगर आप ठीक से नहीं करेंगे तो ध्वनि का जो अर्थ है वो संप्रेषित नहीं होगा। इसलिए याद करिए कि बचपन में 2 काम अक्सर कराए जाते हैं, जिसे अंग्रेजी में डिक्टेशन कहते हैं और हिंदी में श्रुतलेख कहते हैं। आपकी बराबर गलतियां होती रही होंगी। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर श्रुतलेख कराने वाला, डिक्टेशन कराने वाला, अगर उसका ही जो है उच्चारण सही ना हो तो क्या होगा, और अगर उसका उच्चारण सही हो, आप वोकल कोड के सारे सिस्टम और सिग्नल से वाकिफ़ हों, तो क्या एक भी शब्द दाएं से बाएं खसक जाएगा? नहीं। इसलिए जब गूगल बाबा से कहते हैं कि गूगल या एलेक्सा से एलेक्सा प्ले सॉन्ग, या जब कहते हैं कि एलेक्सा गाना बजाओ, एलेक्सा ये करो, या गूगल फिल्म चलाओ, जो भी नाम दीजिए, उसमें वो सिग्नल्स क्या है, फिट है। जब वो मैच नहीं करता तो क्या है, आप जो बोलते हैं और अगर थोड़ा सा भी आपकी ज़बान लड़खड़ाती है तो तुरंत उसका अर्थ का वो अनर्थ लिख करके सामने आता है। अब तो यही आ गया कि आप तो ट्रांसलेट भी करते, सीधे सीधे आप टाइप करते जाते हैं, आप ऐसे दबा लेते हैं और बोलते चले जाते हैं। आजकल बहुत सारे लोगों को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। हम जो भी बोल रहे हैं ये एक ज़माने में सारा का सारा स्क्रिप्ट में ढल जाएगा। कितनी मेहनत आसान हो गई। आपने जो कुछ भी लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, आप जानते हैं कि गूगल लेंस पे कॉपी करिए, तुरंत डालिए, सारा का सारा टाइप मैटर में आ जाएगा, वर्ड फाइल बन जाएगा। दुनिया में क्या से क्या होने लगा है। खैर, तो ये जो शब्द है इसके बारे में बात किया। अब इसी से जुड़ी हुई एक चर्चा मैं करना चाहता हूँ, और वो चर्चा, अगर आपके पास देवेंद्र नाथ शर्मा की किताब है, उससे पहले एक चीज़, तो वही भोलानाथ तिवारी ने एक बात कही कि मनुष्य की भाषा की कुछ विशेषताएं होती हैं, यानी कि उसके कुछ अभिलक्षण होते हैं। अभिलक्षण मतलब प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी मतलब यहाँ वो अर्थ देते हैं विशेषता। जैसे कहते हैं कि भाषा की पहली विशेषता है यादृच्छिकता। ये शब्द बार बार आ रहा है, आर्बिट्रेरी जो कहा, यानी कि जैसी इच्छा हो या जैसा माना गया है। अभी वो बताते हैं कि भाई काला को काला काहे कहा, गोरा को गोरा काहे कहा। इसके लिए फिर कहते हैं कि दूसरी विशेषता है सृजनात्मकता। भाषा क्या है, क्रिएटिव होती है।
भाषा में नए नए शब्दों का विकास होता रहता है, भाषा में लगातार कुछ बदलता रहता है। इसलिए मैंने अभी दो शब्द आपके सामने रखे थे, महाराज और मिर्ग। भाषा में प्रयत्न लाघव का सिस्टम फॉलो होता है, इसलिए प्रयत्न लाघव क्या करते हैं, नए नए शब्दों को जन्म देते हैं और पुराने पुराने शब्दों को हटा देते हैं। ये प्रयत्न लाघव ही है जो तत्सम को तद्भव बनाते हैं। ये प्रयत्न लाघव ही है जो तद्भव और तत्सम को देशज भी बना देते हैं। ये प्रयत्न लाघव ही है कि हम दूध वाला को दूध वाला बोलते हैं, है ना, यही कहते हैं। कह के देख लीजिए, दूध वाला आया है, कहते हैं दूध वाला आया है, दूध दूध हो जाता है, वाला जस का तस रह जाता है। चलता है ना, पॉकेट मार, पॉकेट मार, पॉकेट मार में बड़ा टाइम लगेगा, शॉर्टकट करना है तो पॉकेट मार हो जाएगा। ये खैर बाद में बताएंगे। सृजनात्मकता, तीसरा कहते हैं कि अनुकरण ग्राह्यता। भाषा कैसे सीखी जाती है, अनुकरण से। हमारी किसी भी आदमी के पास जन्म से भाषा नहीं होती। भाषा एक सामाजिक व्यवस्था है, समाज से आती है, अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। परिवर्तनशीलता भाषा की एक विशेषता है। विविक्तता यानी कि डिस्क्रीटनेस, विभाज्य होना। भाषा क्या होती है, टुकड़ों में बढ़ जाती है, खंडित होती है, इकाइयों में, छोटे छोटे ध्वनियों में बढ़ती है, जुड़ती है, फिर शब्दों में आती है, फिर शब्दों से वाक्यों में आती है, तब बनती है। यानी कि वो बिल्कुल स्मॉल पार्ट से लेकर के और बड़े से बड़े सेंटेंस के स्ट्रक्चर तक ढलती है, और जब खंडित होती है तो स्ट्रक्चर से क्या है, सीधे सीधे नीचे तक आती है। इसीलिए भाषा का एक गुण है द्वैतता। द्वैतता, द्वैतता मतलब ड्यूलिटी। अब जैसे कि क्या है कि बड़े और छोटे दोनों रूप। भोलानाथ तिवारी के एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए बंदर ने फल तोड़े, तो बंदर ने फल तोड़े ऐसा करके, तो कहते हैं कि रूपिम की व्यवस्था देखिएगा तो यहाँ 4 हैं या 5 है, अगर पूरा वाक्य उनका कोई छूट रहा होगा। और कहा कि अगर इसे ध्वनि में बदलेंगे तो फिर ये और खंड खंड होगा, ब न। इसलिए आपको याद होगा कि शुरू के दिनों में पढ़ाया गया होगा वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद पढ़ते हैं ना, कि मान लीजिए कि आपने लिखा क्या है, कुछ भी लिखा, मान लीजिए आपने लिखा स्कूल, ठीक है, या आपने लिखा बंदर, या आपने लिखा गाड़ी वान। अब इसमें तो एक ही है शब्द, ये भी एक ही है शब्द, ये दो अलग अलग शब्द, क्योंकि शब्दों की पूरी व्यवस्था है। आप जानते हैं कि शब्द की निर्मिति, हम शब्द पे आ रहे हैं लेकिन वर्ण से ही होती है, पर शब्द की निर्मिति के कई आधार हैं। शब्द की निर्मिति का एक आधार है कि वर्ड्स क्या है, बेस्ड ऑन ओरिजिन्स, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। वर्ड्स बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, रचना के आधार पर शब्द के भेद। वर्ड्स बेस्ड ऑन मीनिंग, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर 2 भेद, रचना के आधार पर मारेंगे 2 के 3, रूढ़ योग और क्या है, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, वर्ण संकर, 4 या 5 ऐसे कहा। और रूपांतरण के आधार पर, वर्ड्स बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण के आधार पर 2, विकारी और अविकारी। तो कहा कि अभी स्कूल है, तो कहा कि ये टूटा हुआ शब्द। अब कहेंगे कि ये बनेगा, इसकी ध्वनि बटेगी, यही बटेगी ना, हाँ, हलन तो है ही है। सा को ऐसे कर देते, ये हो गया। इसकी और टुकड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि ये गुरु है और मूल स्वर आप जानते ही हैं, यही 4 है। इसलिए क्या है, अ धन अ बराबर आ, ई धन ई बराबर ई, और अगर ए बनाना हो तो, और ओ बनाना हो तो जो भी बना लीजिए। ये तो आप लोग पढ़ते ही रहते हैं, कोचिंग में इसी का तो पैसा देते हैं, हमको थोड़ी दिए हैं। तो कहा कि जो है, उन्होंने कहा कि द्वैतता, फिर कहा कि भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनशीलता।
मैं बकता हूँ, आप सोता है, मैं बकता हूँ। स्थिति समय के साथ बदलती रहती है। फिर उन्होंने कहा कि अंतरणता यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी इसके लिए ज़रूरी है। डिस्प्लेसमेंट किसका होता है? तो मानवेतर प्राणियों के पास ऐसी कोई भाषा नहीं है जिससे वो एक ही समय में अपने कंटेम्प्रेरी, अपनी हिस्ट्री और अपने फ्यूचर तीनों के बारे में बात कर सके। मनुष्यों के पास है, वो इतिहास पर भी बात कर सकता है, वर्तमान पर भी कर सकता है और भविष्य पर भी कर सकता है। और फिर उसके बाद कहते हैं उसकी एक विशेषता है मौखिकता, श्रव्यता। कोई बोलता है और दूसरा सुनता है। कल जो इमेज बनाए थे उसके आधार पर कोई सुनता है, कोई बोलता है। और 10वां कहा उन्होंने कि असहज वृत्तिका, यानी कि जो असहज वृत्तियाँ हैं वह भी उसमें एक्सप्रेस होती है। जैसे भूख के लिए, जैसे कामेक्षा के लिए, जैसे कि भय के लिए, तमाम ऐसे चीज़ों के लिए भी उसके पास अपनी एक अलग किस्म की भाषा है जिस पर ध्वनि के बहुत सारे नियम काम नहीं करते, श्रम करते हुए। इसलिए आप देखिएगा कि भाषा की उत्पत्ति का सिद्धांत जब अगली कक्षाओं में पढ़िएगा तो उसमें से आएगा कि श्रम करते हुए ही भाषा आई होगी। ये वो सिद्धांत और ये सिद्धांत और वो सिद्धांत की कोई एक आवाज़ निकली होगी और उस आवाज़ ने जो है पूरी भाषा को विकसित किया होगा, आदि आदि। तो दोस्तों अब इसमें एक ही चीज़ बताना है, मेरे पास 4 मिनट बचा है, हालांकि बात बड़ी है। देवेंद्र नाथ शर्मा की किताब का पृष्ठ संख्या 15 निकाल ले, अगर आपके पास है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। देवेंद्र नाथ शर्मा ने कहा था कि जो है यह जो भाषा है इसके 2 रूप है। एक रूप भाषा है और दूसरा रूप वाक है। एक रूप क्या है? भाषा का भाषा ही है और दूसरा रूप वाक है। क्या है? वाक है। ये जो भाषा का एक रूप भाषा है, दूसरा रूप वाक है। इसके बारे में कहा देवेंद्र नाथ शर्मा ने कि सस्यूर ने इसी में से दोनों को अलग अलग नाम दिए थे। जो भाषा थी यानी कि जिसे वो भाषा कहते हैं वो लौंग है, और जो दूसरा रूप है उसको वो पेरोल कहते हैं। देवेंद्र नाथ शर्मा कहते हैं कि भाषा के 2 रूप सस्यूर बांटते हैं, एक को भाषा कहते हैं और एक को वाक कहते हैं। अंग्रेजी में एक को लॉन्ग कहते हैं, दूसरे को पेरोल कहते हैं। मैंने कल ही कहा था कि सस्यूर ने 1906 से 1911 तक व्याख्यान दिए थे जिनेवा यूनिवर्सिटी में, और उनके व्याख्यानों का संकलन पहले फ्रांसीसी में आया था, बाद में वो अंग्रेजी में अनुवाद होकर के आया था। किताब का नाम कल बताया था, याद है तो रिपीट करिए। हाँ, कोर्स इन जनरल हिस्ट्री। अब वो कहते क्या है कि भाषा दरअसल क्या है, ये जो है, अब ये जो, अरे यार राम रे राम, ये सब पढ़ाने के लिए नाचना पड़ता है, देह उज्जर करना पड़ता है। जैसे कि ये जो पूरा है, ये समझिए कि क्या है, यह है भाषा की व्यवस्था। इसमें कोई एक हिस्सा, एज फॉर द एग्जाम्पल कोई व्यक्ति, ठीक है ना, ये क्या है, ये है पेरोल। ये क्या कहलाएगा? पेरोल। ये जो पूरा ये जो परिधि मैंने बताई है, परिधि ही बोलते हैं ना जी इसको। इस पूरे को क्या बोलेंगे? वृत्त बोलेंगे कि परिधि बोलेंगे? वृत्त बोलेंगे कि परिधि बोलेंगे? किनारा परिधि है, संपूर्णता में वृत्त है। वाह। और त्रिज्या किसको बोलेंगे? और वृत्त की परिधि इक्वल टू, वाह क्या बात है, गणित में बहुत तेज हैं आप लोग। तो कहा कि ये जो पूरी व्यवस्था है, वो कहते हैं कि भाषा एक व्यवस्था है जो किसी भाषा के सभी भाषियों के मस्तिष्क में भाषिक क्षमता में होती है। जैसे हम सब लोग हिंदी बोलते हैं, ये पूरा का पूरा हिंदी बेल्ट हिंदी बोलता है, 10 के 10 राज्य हिंदी बोलते हैं। तो ये जो हिंदी बोलते हैं, ये हिंदी क्या है? एक व्यवस्था है। हिंदी एक भाषा है, पहली बात। दूसरी बात, हिंदी एक भाषा की व्यवस्था है। लेकिन कहा कि तो फिर वाक क्या है या पैरोल क्या है? तो कहा कि वाक जो है उस भाषा भाषी समाज के व्यक्ति के द्वारा उस भाषा का प्रयुक्त या उसका व्यवहारित रूप है। यह जो व्यक्ति है जो इसी भाषिक समाज में है, यह जिस भाषा का इस्तेमाल करता है दैनंदिनी में, जिस भाषा का प्रयोग करता है, यानी कि यह हिस्सा इसी भाषा का है, लेकिन इसकी अपनी एक व्यक्तिक सत्ता है, अपनी एक इंडिविजुअल उसकी एक अपनी बुनावट है। ये सारी की सारी बुनावट ही
पैरोल के दायरे में आती है। जैसे क्योंकि आप भाषा को जानना मतलब पूरी व्यवस्था को जानना, इसलिए भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि जैसे हम कह देते हैं कि तोता हिंदी बोलता है, तो कहा कि ये वाक्य गलत है। वाक्य इसलिए गलत है क्योंकि तोता एक वाक्य बोल सकता है, दो वाक्य तोता हिंदी बोलता है, और एक वाक्य कहते हैं कि तोता हिंदी जानता है। तो अब दोनों में से कौन सा वाक्य सही है? वो कहते हैं कि तोता हिंदी बोलता है, ये वाक्य सही है। क्यों सही है? क्योंकि एक वाक्य बोल सकता है रटाने पर, दो बोल सकता है राम राम श्याम श्याम कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ, लेकिन तोता हिंदी जानता है, ये गलत है। क्योंकि हिंदी जानने का मतलब है भाषा के इस पूरे के पूरे सिस्टम, इस पूरी की पूरी व्यवस्था को जानना, पूरी की पूरी व्यवस्था को जानना। ये बताइए पत्रकारिता की क्लास किन की है आज? अच्छा, उनकी टाइम हो गया क्या? 2 मिनट रुक जाओ बस। तो कहा कि भाषा को जानना मतलब उसकी पूरी व्यवस्था को जानना। इसीलिए जानने का अर्थ भाषा को संपूर्णता में जानना है। वो कहते हैं कि भाषा की सत्ता मानसिक होती है, वाक्य की सत्ता भौतिक होती है। भाषा की सत्ता मानसिक होती है हम सबके पास, जबकि ये जो वाक्य है इसकी सत्ता जो है क्या है? भौतिक होती है, फिजिकल होती है। इसलिए इसी वाक्य से जो शब्द बनता है वाक धन इंद्रिय, और वाक धन इंद्रिय माने वागेंद्रिय, यही होता है ना, यानी कि वोकल कोड्स, वहाँ पे कुछ सिग्नल्स है, कुछ ध्वनियाँ है, कोई व्यक्ति बोलता है तो बोलते हुए निकलता है, तो ये सारा का सारा लेकिन उस एक व्यवस्था का हिस्सा है। इसलिए कहते हैं कि भाषा सामाजिक है और व्यक्ति निरपेक्ष है। भाषा सामाजिक है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है, लेकिन वाक्य क्या है? वैयक्तिक है और समाज या व्यक्ति सापेक्ष है। वो कहते हैं कि भाषा का पता वाक्य से ही चलता है, लेकिन जो वाक्य है वो भाषा पर ही आधारित होती है। क्योंकि अगर वाक्य नहीं होगा, कोई ध्वनि नहीं होगी, वोकल कोड से कोई उच्चारण, कोई शब्द आएगा ही नहीं, तो भाषा के बारे में हम कुछ भी नहीं जान। कोई आदमी आए और चुप मार के ऐसे बैठ जाए, 4 घंटा बैठा रहे, यहाँ के ना कहीं के, क्या कर लेंगे आप? पता लग पाएगा उसकी व्यवस्था? तभी तो कहा एक कवि ने दोहे में कि क्या है कि जब बसंत ऋतु आने दो, जब दोनों बोलेंगे तो पता चल जाएगा काग कौन है और कोयल कौन है, यही अंतर पता चलेगा ना। तो कहा कि ये, और फिर कहा कि भाषा समरूपी होती है यानी कि होमोजीनियस होती है, और वाक जो है विषम रूपी यानी कि हेट्रोजीनियस होती है। भाषा समरूपी होती है यानी कि होमोजीनियस, वाक जो है विषम रूपी होती है, उसके रूप अलग अलग होते हैं, इसलिए हेट्रोजीनियस होती है। लेकिन भोलानाथ तिवारी फिर से वहाँ पर रोकते हैं और कहते हैं कि मैं भाषा को भी हेट्रोजीनियस मानने के पक्ष में हूँ, होमोजीनियस मानने के पक्ष में नहीं हूँ। सस्यूर का ये दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, और सस्यूर जब ये कॉन्सेप्ट देते हैं तो कमाल की बात है। एक दो वाक्य और पढ़ लेता हूँ, ख़त्म ही कर दूँ इसको ताकि हम अगले क्लास में कुछ और पढ़े। वो कहते हैं सस्यूर जब ये परिभाषित करते हैं कि इन लैंग्वेज देयर आर ओनली डिफरेंसेस विदाउट पॉजिटिव टर्म्स। भाषा विभेदों का तंत्र है, कल बताया था, जिसमें कोई सकारात्मक तत्व सिरे से नहीं है। वो कहते हैं कि भाषा का संपूर्ण तत्व लॉन्ग है। अभी कहा ना कि ये क्या है, ये क्या है, ये लॉन्ग है, संपूर्ण तत्व, ये पूरा का पूरा। और वाक यानी कि बोली जाने वाली कोई भी घटना क्या है, पैरोल है, जो है ये पूरी की पूरी, और जो भाषा के संपूर्ण तत्व के बिना अस्तित्व में नहीं आ सकती। पैरोल का कोई अस्तित्व नहीं है, किसी भी तरह का पैरोल का अस्तित्व नहीं है जब तक कि किसी भाषा की व्यवस्था न हो। पैरोल एक तरह से उस पर आश्रित है, लेकिन दूसरी तरह से घुमा के कहेंगे तो लॉन्ग का भी कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अगर व्यक्ति अगर धीरे धीरे कट जाएंगे तो नहीं बनेगा। यही वो बात है, और इसी बात को लेकर के सस्यूर के इस पूरी बातचीत को आगे चल करके संरचनावाद डेवलप करता है, और फिर जो है सामुदायिक अध्ययन पर जोर देता है। ये जो इलियट की परिभाषा है कि एवरी नेशन एवरी रेस हैड इट्स ऑन क्रिटिकल टैलेंट, प्रत्येक जाति या राष्ट्र के पास क्या होती है, उसकी एक आलोचनात्मक, उसका एक विवेक होता है। और जो शुक्ल जी की परिभाषा है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य, तो प्रत्येक देश का साहित्य मतलब ये मत समझिए कि देश मतलब नेशन, देश मतलब एक समुदाय भी हो सकता है,
एक भाषा बोली जाने वाला छोटा समूह भी हो सकता है जहाँ थोड़े से लोग हो और भाषा बरतते हो। वो जो थोड़े से लोगों की भाषा है, उनकी जो पूरी की पूरी सामुदायिक व्यवस्था है, वो सामुदायिक व्यवस्था लौंग है। उसको बरतने वाला उसका एक व्यक्ति पैरोल के अंतर्गत आएगा। और इसीलिए उस पूरी व्यवस्था में न केवल भाषिक या वाक्य की उपलब्धता है, बल्कि ये सारा का सारा एक पूरा का पूरा कल्चरल आइडेंटिटी है। इसलिए भाषा केवल बरतने की चीज़ नहीं है, भाषा एक सांस्कृतिक उपक्रम है। इसलिए दुनिया के भाषाविद इस बात को लेकर के चिंतित है कि एक भाषा के नष्ट होने का मतलब है एक पूरे के पूरे जो है सांस्कृतिक जो है वितान के नष्ट हो जाना, उसके समुदाय का नष्ट हो जाना। तो भाषा पर जिस तरह से काम हुए हैं, जिस तरह से काम हो रहे हैं, जिस गंभीरता से और जिस ढंग से, उसके हिसाब से अगर पढ़ेंगे, जानेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे ये सारी की सारी बातें बहुत ही सहज और सरल है। पता नहीं आपके लिए या मेरे लिए, किसी के लिए भी। शुक्रिया, जाइए।